हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 7 आज लेके आऊँगा। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं लेक्चर 6 के बारे में। तो लेक्चर 6 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हल्के फुल्के में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेक्चर 6। तो लेक्चर 6 में हमने बताया था कि कोई भी अगर रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन अगर बात करें तो रैशनल फंक्शन क्या होता है। कोई भी अगर रैशनल फंक्शन है दैट इज़ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। अगर इस टाइप का फंक्शन है, जैसे अगर बात करें px/qx के फॉर्म में हो और px/qx यहाँ पे दोनों ही क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन में जैसे काइंड होते हैं, स्पेशल काइंड, जैसे अगर ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे क्वाड्रेटिक हो तो इसके लिए रेंज निकालना देखा था। ऊपर अगर लीनियर फंक्शन हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो तो इसके लिए भी रेंज निकालना देखा था। अगर सिमिलरली बात करें तो ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे लीनियर हो तो इसके लिए भी हमने रेंज निकाल के देखा था। अब यहाँ पे ऊपर अगर मान लो लीनियर फंक्शन है और नीचे भी लीनियर फंक्शन है तो एक अलग तरीके का है, लेकिन इसको भी मैंने बता दिया था शॉर्टकट में कैसे करना है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ, उसके थ्रू मैं रिविज़न भी हो जाएगा और आगे भी कंटिन्यूएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जैसे बात करें एज फॉर एग्जांपल, अगर ये फंक्शन लिखा है y = tan(3 थीटा) अपॉन में नीचे लिखा है tan थीटा। अगर ये फंक्शन है, इसका मुझे रेंज फाइंड आउट करना है ना। तो रेंज फाइंड आउट करना है तो भैया यहाँ पे दिखने में तो लगता है ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली में ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसको मैं पहले फॉर्मूले से ब्रेक करता हूँ। तो इसका अगर ब्रेकिंग करेंगे तो 3 tan थीटा माइनस में क्या हो जाएगा tan³ थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 - 3 tan² थीटा, और नीचे आ जाएगा दिस इज tan थीटा। ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से ऊपर से अगर tan थीटा कॉमन ले ले तो tan थीटा कॉमन आ जाएगा, और ये अपने पास जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या बचेगा, 3 माइनस में tan² थीटा, और ये तो नीचे है 1 - 3 दिस इज tan² थीटा, और जो नीचे में और टर्म जो बच रहा था दैट इज tan थीटा। यही है ना। अब यहाँ पे tan थीटा हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन एक कसम जरूर खा लेंगे कि tan थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये नीचे में आ रहा है ना। नीचे में अगर tan थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो डिफिकल्टी क्रिएट करता है। अब ऐसा इसलिए प्रिकॉशन ले लेते हैं, कारण ये है कि जब हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो पूरे एक्सप्रेशन से गायब हो जाएगा, सिर्फ इतना एक्सप्रेशन बचेगा। और फिर हम जब कैलकुलेशन करने लग जाएंगे तो ये चीज़ हमारे दिमाग से निकल जाता है कि एक्चुअली में tan थीटा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 था। तो बस यही छोटी सी बात है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ये y = आ गया अपने पास, दिस इज 3 माइनस ऑफ tan² थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 - 3 tan² थीटा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं tan² थीटा को अगर t रख लेते हैं तो t का वैल्यू >0 आएगा, इक्वलिटी नहीं आएगा, इक्वल टू 0 नहीं आएगा। स्क्वायर लगा है, tan² है, इसलिए ऑलवेज t क्या रहेगा, >0। यहाँ पे tan थीटा नॉट इक्वल टू 0 था, दैट्स वाई t इज >0 ही रहेगा। तो चलिए भैया यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन है y = 3 - t अपॉन 1 - 3t, ये इस तरीके का एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा y - 3ty, और इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस में t आएगा, और ये अपने पास t का टर्म अगर कलेक्ट करें तो t का कोफिशिएंट इधर ले आएंगे तो 1 - में 3y इक्वल टू 3 माइनस में y आएगा। तो यहाँ से t का जो वैल्यू है दैट इज 3 - y अपॉन 1 - 3y, और t का वैल्यू >0 था, तो ये भी एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, >0 ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ से निगेटिव कॉमन लेंगे, यहाँ से भी निगेटिव कॉमन लेंगे, निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। घर का बात घर में ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज़ हो जाएगा y - 3 और ये 3y - 1 >0। तो यहाँ से y = 3 y = 1/3 नंबर लाइन पर रख देंगे तो ये 1/3, और ये चीज़ है 3, ओपन रहेगा दोनों, प्लस माइनस और प्लस, >0 चाहिए तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा दैट इज -∞ से लेके 1/3 ओपन के साथ यूनियन ये 3 से लेके इन्फिनिटी ओपन के साथ, है ना। अब इसी को अगर हम देखें, चाहे इसी आंसर को ऐसे भी लिख देते हैं कई बार कि y बिलोंग्स टू r - ऑफ क्लोज ब्रैकेट
1/3 से लेके 3 दोनों चीज़ें सही है अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन इस तरीके से भी दिखाई दे सकता है और ऑप्शन ऐसे भी दिखाई दे सकता है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से भी समझ सकते हैं नंबर लाइन से भी हम इस चीज़ को कि पूरा रियल नंबर लाइन जितने हैं -∞ से तो 1/3 तक आ ही रहा है, फिर 3/3 से लेके इन्फिनिटी तक भी आ रहा है अपने आंसर में। सिर्फ एक रीज़न है जो 1/3 से 3 छूट रहा है, तो ऑल रियल नंबर में से माइनस कर दिया 1/3 से 3। यहाँ क्लोज लगाएंगे, क्लोज इसलिए लगाएंगे 1/3 पे क्योंकि वो 1/3 इंक्लूडेड नहीं है आंसर में, हट रहा है, तो इसीलिए 1/3 पे क्लोज रहेगा और 3 पे भी क्लोज रहेगा। तो ये आपके पास एक छोटा सा प्रॉब्लम था, मैंने करवा दिया। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है, कई जगह दिख जाता है, तो इसलिए क्या है कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम को सिर्फ देखने से नहीं काम चलेगा, आप कॉपी पेन लेके खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो कि हम कितना कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ लीनियर बाय लीनियर के लिए, फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूँगा, ज़्यादा टफ एग्जांपल नहीं लूँगा। अब कॉन्सेप्ट है भैया, तो कॉन्सेप्ट तो हर तरीके का प्रॉब्लम जब तक हम नहीं देखेंगे मैथ्स के अंदर, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा, इसलिए हर तरीके का प्रॉब्लम का कम से कम एक एग्जांपल मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर बोल दे कि ये क्वेश्चन है y = 2 माइनस में sin of x और ये लिखा है 3 sin of x प्लस ऑफ 5 कर देता हूँ। अब ये फंक्शन है, इसका मुझे रेंज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वही चीज़ मैं बताया था, sin x को t रख लेंगे। जैसे हम t रखेंगे, t पे झट से कंडीशन बनेगा -1 से +1 के बीच में रहेगा, क्योंकि ये बाउंडेड फंक्शन होता है। इसका रेंज माइनस साइन हो या कॉस हो, दोनों ही बाउंडेड फंक्शन होता है, तो इसीलिए क्या है -1 से +1 लिखना बहुत ज़रूरी है। तो y = हो जाएगा 2 माइनस में t और नीचे हो जाएगा 3t प्लस में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 3ty प्लस ऑफ 5y = 2 माइनस में t का कोफिशिएंट अगर इकट्ठा कर ले तो ये हो जाएगा 3y प्लस में 1 = 2 माइनस में 5 ऑफ y। अब यहाँ से t का जो वैल्यू है अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस में 5y अपॉन में 3y प्लस ऑफ 1 आएगा। अब ये इस तरीके से जो एक्सप्रेशन है, t पे जो कंडीशन है बाउंडेडनेस, तो बाउंडेडनेस ये है कि -1 से +1 के बीच में है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी t का वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो हो जाएगा 2 माइनस में 5y अपॉन में 3y प्लस ऑफ 1। ये कहाँ से कहाँ रहेगा, -1 से लेके +1 के बीच में रहेगा। अब इसमें दो इनइक्वलिटी है, एक ये है और एक ये है। इनइक्वलिटी में मैंने समझाया था, एक अलग से मैं लेक्चर ले रखा हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी। इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एक वीडियो पढ़ा होगा, आप देख सकते हो जाके, इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी। ये वाला वीडियो आप जाके जरूर देख लेना अगर इनइक्वलिटी लेने में प्रॉब्लम हो तो। केस नंबर 1, केस 1 इसमें जो सॉल्व करते हैं ये वाला पार्ट, तो हो जाएगा 2 माइनस में 5y अपॉन में आएगा दिस इज 3y प्लस में 1 और -1 को ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो इसको मैं अगर इस तरफ ले आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, +1 कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस में 5y प्लस में 3y प्लस ऑफ 1 और नीचे हो जाएगा 3y प्लस ऑफ 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इस तरीके का कंडीशन बन जाएगा। ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2y, दिस इज माइनस ऑफ 2y और ऊपर कांस्टेंट टर्म 3 है और नीचे हो जाएगा 3y प्लस ऑफ 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस लगा है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2y माइनस 3, ये हो जाएगा 3y प्लस 1। इनइक्वलिटी का साइन चेंज, y का वैल्यू 3/2 -1/3, तो ये रहा -1/3 और 3/2 ये है, ठीक है ना। तो -1/3 पे ओपन लगेगा, यहाँ पे क्लोज रहेगा, प्लस माइनस प्लस। अब हमें लेस देन 0 चाहिए, तो यहाँ से जो इंटरवल आएगा y बिलोंग्स टू 1/3 से लेके 3/2 क्लोज, ये इस तरीके से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे केस 2 सॉल्व करते हैं, इसी इनइक्वलिटी का जो पार्ट 2 है। तो सेकेंड वाला इनइक्वलिटी दैट इज 2 माइनस में 5y अपॉन में 3y प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ऊपर लेके चलते हैं तो 2 माइनस में 5y माइनस में 3y माइनस में 1 अपॉन नीचे 3y प्लस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ऊपर में कैलकुलेशन -5y माइनस 3y माइनस में 8y
और ये प्लस ऑफ 1 दैट इज़ 3y प्लस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस भेज देंगे उस तरफ, तो 8y प्लस ऑफ 1 बाई माइनस ऑफ 1 बाई 3y प्लस ऑफ 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे डाल देंगे, माइनस ऑफ 1/3 आएगा और फिर 1/8 आएगा, है ना। 1/8 पे क्लोज रहेगा, इस पे ओपन रहेगा, प्लस माइनस और प्लस ग्रेटर देन चाहिए। तो यहाँ से y का जो वैल्यू y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 1/3 ओपन यूनियन 1/8 से लेके क्लोज के साथ आएगा प्लस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो दोनों आए हैं अपने पास, दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए सिंपल तरीका बताया था, जितने भी नंबर्स हैं सबको एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या दिख रहा है, तो जो जो दिख रहा है सबको प्लॉट कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेस देन, ये माइनस ही आएगा, माइनस में 1/3, माइनस ऑफ 1/3 सबसे छोटा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 1/8 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो ये 3/2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से तीनों नंबर को हमने प्लॉट कर लिया है। अब ये वाला केस जो है -1/3 से 3/2, -1/3 से 3/2 ये लो। उसके बाद 3/2 पे क्लोज है। उसके बाद ये बोल रहा है 1/8 से लेके इन्फिनिटी, तो लो भैया 1/8 से इन्फिनिटी। दोनों नंबर लाइन जो है कहाँ पे मीट कर रहे हैं, दोनों लाइन ये इस रीजन में मीट कर रहे हैं, देख सकते हो 1/8 से लेके 3/2। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू 1/8 से लेके 3/2 आएगा, है ना। ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा अपने पास, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें कुछ करना नहीं, कॉन्सेप्ट तो यहीं पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे टी का वैल्यू जैसे ये लिखा, बाकी उसके बाद जितना भी किया हूँ मैं सारा इनइक्वलिटी का प्रोसेस है। तो लोग को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती, इधर भी सब लोग कर लेते हैं। प्रॉब्लम आती है इनइक्वलिटी नहीं सॉल्व कर पाते सही से और आंसर तक पहुँच नहीं पाते। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जम के करना पड़ेगा। जितना जम के प्रैक्टिस करोगे आप, उतना अच्छे से आपके पास क्या है ना, एक स्किल जनरेट होगा मैथ सॉल्व करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्किल चाहिए होता है मैथ्स के अंदर। तो वो ढेर सारे प्रॉब्लम को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे स्किल जनरेट हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का मज़ा आने लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो चलिए मैं एग्जाम्पल ले लिया, अलग तरीके का था ना। अब यहाँ पे ये इसलिए एग्जाम्पल लिया क्योंकि यहाँ पे बाउंडेडनेस था। अगर बाउंडेडनेस नहीं होता यहाँ पे तो उसका सिंपल तरीका था लीनियर बाई लीनियर में, जैसे बताया था पिछले टर्न पे, y इक्वल टू जैसे अगर 2x - 3 अपॉन में नीचे 3x + 1 अगर ये फंक्शन है, इस तरीके का लिखा हुआ है इस, और यहाँ पे लिखा है कि भैया कुछ x पे कंडीशन नहीं दिया है, सिर्फ डोमेन में मतलब x इज नॉट इक्वल टू 1/3 है, ये डोमेन वाला पार्ट है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस केस में तो सिंपल रेंज एक ही लाइन में आ जाता है। रेंज अगर फाइंड आउट करना चाहे तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -3 है, तो 2/-3 दैट इज -2/3। सारा रियल नंबर होगा सिर्फ एक छोड़ के -2/3, मतलब इन्फिनिटी पे जो x अचीव होगा ना y का वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे -2/3 आएगा, सिर्फ वो वाला पॉइंट हटा देंगे, एक लाइन में रेंज आ जाएगा निकल के। अब ये सब रेंज वगैरह निकालने का जो बात है ना, एक्चुअली फंक्शन में ज़्यादा काम आएगा। जब फंक्शन हमें आइडेंटिफाई करना होगा वहाँ पे 1 1 ऑन 2 इनटू कई जगह काम आता है एक्चुअली रेंज निकालना, तो है ना। तो चलिए खैर ये सब छोटी छोटी बातें मैं डिस्कस कर लिया। और क्वाड्रेटिक का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन ही अभी मैं डिस्कस करूँगा, अलग टाइप का प्रॉब्लम का एग्जाम्पल लेके कि और हम क्वाड्रेटिक को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड जो प्रॉब्लम होते हैं एग्ज़ाम में ज़्यादातर वही आते हैं। ये नहीं पूछेगा फॉर्मूला बताओ, ये करो वो करो, आप उस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम ही आता है। तो एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर हम देखें तो एक एग्जांपल से मैं समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, दैट इज़ 4y² प्लस ऑफ 4xy प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे लिखा है x, y बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये है। तो हमें फाइंड करना है। अच्छा पहले हम क्वेश्चन समझते हैं ना। अब जैसे x y में
रिलेशन है ये, एक्स वाई में एक्स का वैल्यू कुछ रखेंगे, यहाँ पे जैसे सपोज दैट 1 रख दिए तो ये 4y² + 4y + 7 = 0, तो y का वैल्यू कुछ उसके करस्पॉन्डिंग निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि x के इसी तरीके से बहुत सारे वैल्यू रखेंगे तो y निकल के आएगा। तो x का हम ऐसे कितने वैल्यू रख सकते हैं। अब जो y निकल के आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे y के वैल्यू रियल नंबर ही निकल के आए। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, x = 1 अगर रखते हैं तो ये आ जाएगा 4y² एक्सप्रेशन + 4y + 7 आएगा = 0। तो क्या इस इक्वेशन के रूट रियल है? डी चेक करते हैं, तो d = b² - 4ac 16 - 16 × 7, मेरे ख्याल से d < 0 है। तो इसका मतलब y इज़ नॉट रियल, y का रियल वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे x, y क्या लिखा है? बिलोंग्स टू द रियल नंबर, है कि नहीं। तो ये तो हुआ समझने की बात। अब यहाँ पे वही चीज़ बोला जा रहा है क्वेश्चन में ये कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x for which y is real, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है तो y में क्वाड्रेटिक हमें दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्वाड्रेटिक को फिर से, 4y² प्लस ये हो जाएगा 4x और इंटू में इधर y प्लस बाकी कांस्टेंट की तरह ट्रीटमेंट होगा उसका, x + 6 = 0। तो बिल्कुल हमें ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा भैया और ये c का काम करेगा, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक रूट कब रियल होते हैं, उसके लिए d > 0 करते हैं। तो इसके लिए b² दैट इज 16x² माइनस में 4 × 4ac करेंगे तो 16 टाइम्स में x + 6 > 0। तो यहाँ से 16 बाहर चला जाएगा, फैल जाएगा, 16 कॉमन लेके उस तरफ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x² - (x) - 6 > 0। कैलकुलेशन है यहाँ पे तो x - 3 आएगा और यहाँ से x + 2 आएगा > 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से x का वैल्यू 3 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू -2 आएगा, > 0 है, नंबर लाइन पे डाल देंगे, -2 और ये 3 है, यहाँ से प्लस माइनस और प्लस और ये पॉजिटिव चाहिए तो x का वैल्यू जो आएगा -∞ से अपने पास -2 आएगा, फिर यूनियन 3 से लेके कहाँ तक जाएगा, +∞ तक जाएगा। तो ये है x का वो वैल्यू जब हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, -2 से छोटा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू रियल आएगा, 3 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन में तो भी y का वैल्यू रियल आएगा। लेकिन इसके बीच में अगर कोई वैल्यू रखते हैं -2 से 3 के बीच में, तो वहाँ पे ये एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा, मतलब y का जो वैल्यू आएगा दैट इज़ नॉट रियल। एज फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने समझाया था। तो क्वेश्चन का फीलिंग अगर हमारे अंदर आ जाए कि क्या एक्चुअली हमें करना है तो फिर मैथ्स में मज़ा आएगा, ये मैं पहले बता दूँ। सिर्फ रट लेने से क्वेश्चन मज़ा नहीं आएगा, फिर एक बोझ सा महसूस होता है कि मैथ्स इतना टफ क्यों है, उसका फीलिंग नहीं होता हमारे अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। तो चलिए, ये सब तो खैर कहने की बातें हैं। चलिए नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं, एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ इसी तरीके का। मैं एक क्विज लिया था, क्विज नंबर मेरे ख्याल से 4 होगा या 3rd होगा, 4th होगा। क्विज 4th का एक प्रॉब्लम है, क्विज नंबर 4। क्विज एक्चुअली टेलीग्राम पे चैनल है अपना, टेलीग्राम पे भैया चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मैथ सेलेक्ट के नाम से ही होगा, सर्च करोगे मिल जाएगा मैथ सेलेक्ट। तो यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन में, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसे लिंक दे दूँगा। वहाँ पे रेगुलर क्विज होते रहते हैं, कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ जाके आप क्विज का जो एक्चुअली क्वेश्चन है देख सकते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी उसमें डिस्कशन होते हैं, डाउट्स वगैरह जो भी है लोग पूछते हैं, बाकी लोग भी जवाब देते हैं, मैं भी कभी कभी जवाब देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है।
टू वे प्रोसेस चलता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं। एग्जांपल ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में 4 दिया हुआ है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, और यहाँ लिखा है x वाई जेड बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लोग इसको जनरली नेगलेक्ट करते हैं कि ये सब क्या लिखा है। ये सब बहुत ही काम का चीज़ लिखा होता है, ये मैं पहले बता दूँ। यही है जो इसके अराउंड सारा इक्वेशन घूमता है, कंडीशन वगैरह जो हम लगाते हैं। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेंज ऑफ जेड, रेंज ऑफ जेड फॉर विच एक्स वाई इज रियल। तो जेड का रेंज निकालना है। तो देखो एक्चुअली क्या है ना, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट कब काम आएगा, जब इस तरीके का कोई लीनियर एक्सप्रेशन हो और यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक टाइप का रिलेशन हो। क्वाड्रेटिक रिलेशन में ये नहीं है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ही दिखे, इस तरीके का भी एक्सप्रेशन दिख सकता है। एक्स वाई जेड जेड एक्स भी दिख सकता है, मतलब डिग्री 2 होना चाहिए। यहाँ पे एक्स का वाई का एक्स का वाई का एक्स का वाई का डिग्री 2 है ना, डिग्री 2 3 4 वाले में काम नहीं करेगा ये चीज़, क्योंकि क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट ही काम नहीं आएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं एरर भी आ सकता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से y का वैल्यू मैं निकालता हूँ x और z के टर्म्स में। z को गायब नहीं करना, मैं एक्सप्रेशन में रखना है। x का भी वैल्यू y और z में निकाल सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। y इक्वल टू अगर निकालें तो 4 माइनस में x प्लस ऑफ z आएगा। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा अपने पास एक्सप्रेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4 माइनस में एक्स प्लस ऑफ जेड इस पूरे का होल स्क्वायर है प्लस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 6। चलो इसको ओपन कर देते हैं। तो ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस में एक्स प्लस ऑफ जेड का होल स्क्वायर माइनस में 8 टाइम्स में ये एक्स प्लस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर कितने 2x स्क्वायर आ गए। x का टर्म अगर इकट्ठा करें तो यहाँ से भैया 2xz आएगा, तो 2z यहाँ से आ गया। x का टर्म यहाँ से भी आएगा माइनस में 8 ये x। बाकी कांस्टेंट की तरह होंगे, तो यहाँ 10 है और यहाँ 6 है, ये 16 है यहाँ पे 6 है। इस तरफ लेके आएंगे तो ये 10 आएगा। बाकी यहाँ से जेड स्क्वायर तो प्लस 2z स्क्वायर भी आएगा, और यहाँ से और जो कांस्टेंट की तरह ट्रीटमेंट होगा दैट इज़ माइनस ऑफ 8z आएगा, तो इक्वल टू 0। तो ये अपने पास थोड़ा सिंपल वे में कैलकुलेशन करना भी सीखना बहुत ज़रूरी है। टाइम थोड़ा बचता है, सीखो। अब यहाँ से x में क्वाड्रेटिक है, ये की तरह काम करेगा, सिमिलरली ये b की तरह और ये c की तरह काम करेगा। तो इस x को अगर रियल होना है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा 2z माइनस में 8 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 2 8 आएगा, और यहाँ से 10 प्लस में 2z स्क्वायर माइनस में 8z दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करता हूँ यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे ये 2z माइनस ऑफ 8, यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, स्क्वायर लगाए 4 आएगा बाहर, तो निकाल के रख लेते हैं 4, और ये हो जाएगा z माइनस में 4 का होल स्क्वायर दैट इज़, और यहाँ से भी 2 मेरे को निकलता हुआ दिख रहा है, तो बाहर 16 आ जाएगा, तो माइनस में 16 और अंदर जो बचेगा दैट इज़ 5 प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में 4 ऑफ जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 अगर कॉमन निकाल के बाहर फेंक दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल है। तो ये हो जाएगा जेड माइनस में 4 का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स 5 प्लस जेड स्क्वायर माइनस में 4 ऑफ जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर से वही काम करेंगे, जेड स्क्वायर के जितने टर्म हैं सब वही इकट्ठा करते हैं। यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर, तो ये माइनस 3z स्क्वायर आएगा। अच्छा, जेड का टर्म यहाँ से 16z आएगा,
और यहाँ से माइनस ऑफ 8z आएगा, तो प्लस 16z माइनस 8z प्लस ऑफ 8z आएगा। और कांस्टेंट टर्म अगर बात करें तो यहाँ से 16 है, यहाँ से 16 आएगा और यहाँ से माइनस 20 है, तो 16 माइनस 20 दैट इज माइनस में 4 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस अगर उधर निकाल के फेंक दे तो ये चीज़ 3z स्क्वायर माइनस में 8z प्लस ऑफ 4 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या ये फैक्टराइजेबल है? तो 4 इंटू 3 12, बीच वाला टर्म माइनस 6 माइनस 2 में ब्रेक होगा, ऑब्वियस सी बात है फैक्टराइजेबल है। तो फैक्टर करने का भी सिंपल तरीका बता देता हूँ। कभी भी अगर पता चल जाए ना कि बीच वाला टर्म कैसे ब्रेक होगा, तो लीडिंग कोफिशिएंट को बाहर रखो, सिंपल तरीका। तो लीडिंग कोफिशिएंट 3 बाहर रख लिया। फैक्टर क्या होने वाले थे इसका? ब्रेकिंग 6 और माइनस 6 माइनस 2 में, तो z माइनस 6, लीडिंग कोफिशिएंट्स यहाँ डिवाइड, फिर z माइनस, अगला फैक्टर क्या है यहाँ पे? माइनस 2, तो माइनस 2 लीडिंग कोफिशिएंट से अगेन यहाँ भी डिवाइड, दैट इज लेस, खत्म हो गया, एक लाइन में फैक्टराइज हो गया। यहाँ से z का वैल्यू क्या आएगा? 2, और यहाँ से z का वैल्यू 2/3, तो लेस देन है, छोटा सा बड़ा आंसर हो जाएगा। तो छोटा कौन सा है यार? 2/3, और ये बड़ा है, ये आंसर हो जाए z बिलोंग्स टू, दैट इज क्या हो जाएगा? 2/3 से लेके 2 आ जाएगा, है ना। तो ये है अपने पास z का रेंज आ गया। अब इसमें z मिनिमम अगर पूछ ले तो 2/3, z मैक्सिमम पूछ ले तो 2 आएगा। कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, रेंज पूछ सकता है, मिनिमम पूछ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता है, तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक का एक और नेक्स्ट एप्लीकेशन था। सारे एग्जाम्पल जो है डिफरेंट काइंड के एग्जाम्पल्स है, आप सारे एग्जाम्पल को एक बार टॉपिक खत्म होने के बाद ज़रूर सारे को देखो और करो कॉपी पे, उसके बाद कहीं का क्वेश्चन लगाओ, कुछ भी लगाओगे आराम से सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्पल ले जा रहे क्लास में, अगर उसको हम ढंग से लगाते हैं, हमारे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि उसके बाद तो भैया यही लगता है कि बस आने दो, अब क्वेश्चन मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूँ। तो ये मैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स ले लिया, क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन ही था। फर्दर और एप्लीकेशन हम देखते हैं जो आगे भी कई जगह काम आएगा। हाँ, क्वाड्रेटिक का जो एक और एप्लीकेशन है वो थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसे जब हम पढ़ेंगे तो ये मैं फिर से बात करूँगा, लेकिन वहाँ दूसरे तरीके से बात करूँगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक से मैं बताता हूँ कि कैसे आएगा ये चीज़। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, हर साल 1-2 क्वेश्चन इस तरीके के पूछ ही लेते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। तो सबसे पहले जनरल सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन है वो सबको पता होना चाहिए, ये याद कर लो, घोट लो, मैं तो यही कहूँगा। सेकेंड डिग्री का इक्वेशन, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो भैया जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस ऑफ 2hxy प्लस में by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इसलिए बोलते हैं कि x² का टर्म है, xy का टर्म है, y का टर्म है, x का सिंगल टर्म है, y का सिंगल टर्म है। और ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होता है एक्चुअली में वो हर चीज़ को रिप्रेजेंट, जनरल कोनिक का इक्वेशन होता है। अब ये डिफरेंट कंडीशन होते हैं यहाँ पे a, h, b, g, f और c, मतलब कुल मिलाए कितने कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे? a, b और c है, f, g और h है, तो कुल मिला के 6 कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, 6 कॉन्स्टेंट्स। अब इस पे जो डिफरेंट कंडीशंस लगते हैं ना, वही डिटरमाइन करता है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये किस चीज़ का इक्वेशन लिखा है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को भी रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को भी रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स, हाइपरबोला, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं वो कंडीशन वहाँ पे डिस्कस करूँगा। फिलहाल मैं जो अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि कंडीशन फॉर विच above equation will represent pair of straight line।
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन मतलब दो रेखाओं का समीकरण होना चाहिए। ये जो है अगर हम इसको मतलब फैक्टराइज हो गया, ये इस तरीके से आ जाए a1x प्लस में b1y प्लस c1 इंटू में फिर a2x प्लस b2y प्लस ऑफ c2 इज इक्वल टू 0। ये दो अलग अलग फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में ये कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, a b c f g h पे ये जो 6 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट्स के ऊपर क्या कंडीशन पुटअप होगा कि जिसके कारण ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे। तो हम वही चीज़ देखने वाले हैं, है ना, क्वाड्रेटी के कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले इसको, ये जो एक्सप्रेशन है इसको घोट लो, इसको घोट लो भैया, घोट लो, मैं तो यही कहूँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। एकदम रट्टाफिकेशन होना चाहिए, दिमाग ही नहीं लगाना इसमें, ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, तभी एक्चुअली हम जो कंडीशन वगैरह फाइंड आउट करेंगे तभी एक्चुअली काम आएगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। इसलिए जिसको याद नहीं है डायरेक्टली याद कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोकस दे रहा हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, रिमेंबर दिस बाय हार्ट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। क्या कंडीशन आएगा, कैसे आएगा निकल के, उस कंडीशन को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो अब कैसे क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक्स में भी क्वाड्रेटिक है, वाई में भी क्वाड्रेटिक, किसी में भी बना लो, कोई फ़र्क नहीं बनेगा। तो हम एक्स में क्वाड्रेटिक यहाँ पे बना ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यही है, एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ से 2hy आएगा, यहाँ से क्या है प्लस 2g है, तो ये एक्स का कोफिशिएंट। बाकी कांस्टेंट में जाएंगे तो कांस्टेंट में यहाँ से by स्क्वायर आएगा प्लस में 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो फिर से ये a की तरह काम करेगा, ये b की तरह काम करेगा और ये c की तरह काम करेगा। कैपिटल में लिख दिया हूँ इसलिए कि कंफ्यूजन ना बना रहे। अब ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के रूट कब रियल होते हैं, तो रूट लिखता हूँ मैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। x इक्वल टू माइनस में 2hy, अगर सीधा चढ़िया रूल से रूट लिख रहा हूँ, प्लस में 2g प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 को बाहर ले रहा हूँ, hy प्लस में g इसका होल स्क्वायर माइनस में 4a इंटू हो जाएगा by स्क्वायर प्लस में 2fy प्लस ऑफ c, और नीचे अगर बात करें तो नीचे हो जाएगा 2a। ये इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। भयंकर सा दिखने में लग रहा होगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं बता दूं डेरिवेशन तो भैया समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको इतना समझ में आ जाए तो बढ़िया, मज़ा आता है थोड़ा डेरिवेशन वगैरह देखते हैं तो कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है समझने में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ से अगर देखा जाए तो 4 बाहर निकाल लेंगे तो 4 यहाँ 2 कर देता हूँ, मेरे पास मिटाने के लिए ऑप्शन है। यहाँ से अगर देखें तो ये जो 2 है, इस 2 को भी बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो 2 है कैंसिल हो गया, तो चलो बढ़िया है, कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस में hy प्लस ऑफ g प्लस माइनस ये अंडर रूट में जो क्वांटिटी फंसा हुआ है इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ से h स्क्वायर, यहाँ से ab आएगा, तो दिस इज h स्क्वायर माइनस में ab इंटू वाई स्क्वायर। बाकी y का जो टर्म है 2gh आएगा, तो 2gh यहाँ से रख देता हूँ। y का टर्म यहाँ से भी आएगा माइनस में 2af, तो माइनस 2af और ये y का। बाकी कांस्टेंट में जाएंगे, यहाँ से g स्क्वायर आएगा और यहाँ से ac, तो g स्क्वायर माइनस में ac आ गया, और बाकी नीचे में जो टर्म है दैट इज a आएगा। तो ये इस तरीके का जो एक्सप्रेशन आया। अब समझने की बात क्या है
ये लीनियर फैक्टर में कब ब्रेक हो जाएगा? कॉमन सेंस लगाओ। लीनियर फैक्टर मतलब डिग्री 1 होना चाहिए। यहाँ तो है ही सारे वेरिएबल के डिग्री 1। यहाँ तो वाई स्क्वायर भी डिग्री, चलो रूट हटेगा तो कोई नहीं 1 में आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे पंगा करेगा। तो पंगा करेगा तो भैया दिक्कत है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट में ये जो मसाला फंसा हुआ है ना, दिस इज मसाला। अब ये जो है क्वांटिटी m इक्वल टू मैं अलग से लिख देता हूँ पूरे मसाला को। तो ये है एच स्क्वायर माइनस में ए बी इंटू में वाई स्क्वायर। अब यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे, जी एच माइनस ऑफ ए एफ इंटू वाई प्लस में जी स्क्वायर माइनस में ए सी, ये आएगा। ये दिस इज द मसाला। अब ये क्वांटिटी अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर मतलब कुछ इस तरीके का फॉर्म अगर बन जाए y माइनस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, तो क्या काम हो जाएगा? रूट हट जाएगा। के कांस्टेंट होगा, यहाँ पे कोई उससे मतलब नहीं है। बस वेरिएबल में पावर जो होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए, मतलब डिग्री 1 का होना चाहिए। तो y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर का क्या मतलब है? मतलब इस इक्वेशन के जो रूट है वो रूट क्या है? रियल एंड इक्वल होने चाहिए। तो किसी भी एक्सप्रेशन का रूट रियल एंड इक्वल कब होता है? जब ये क्वाड्रेटिक है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी होगा। तो इसका अब हम d 0 करेंगे, है ना। तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ और d उसको 0 करते हैं। तो यहाँ से d इक्वल टू 0 करते हैं इसका। तो d इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो क्या आएगा निकल के? बी स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स में जी एच ऑफ इसका स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए एफ जी एच माइनस ऑफ ए एफ इसका स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 टाइम्स में ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी और इनटू में दिस इज जी स्क्वायर माइनस में ए सी इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। 4 अगर निकाल के बाहर फेंक दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ हो जाएगा जी एच माइनस में ए एफ का स्क्वायर और माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, ये अंदर। तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर जी एच का होल स्क्वायर और माइनस में ए इंटू जी स्क्वायर, ये a इंटू एच स्क्वायर सी, चाहे सी एच स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी इंटू जी स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए स्क्वायर बी सी। कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से जी एच का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए एफ का होल स्क्वायर माइनस में 2a एफ जी एच और यहाँ से जो टर्म थे मैं लिख देता हूँ, जी ऑफ एच का होल स्क्वायर माइनस में ए सी इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू जी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब कुछ टर्म कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, ये टर्म कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। हाँ, ए ज़रूर सब में से कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं। तो ए कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे एफ स्क्वायर बचेगा, यहाँ से माइनस 2f जी एच बचेगा और यहाँ से प्लस सी एच स्क्वायर बचेगा प्लस बी जी स्क्वायर बचेगा और यहाँ से माइनस आएगा माइनस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आ ही गया अपना जस्ट कंडीशन। कैलकुलेशन नहीं है, ख़त्म हो गया कैलकुलेशन। तो यहाँ से ये बाहर निकाल के फेंक देंगे तो ये अपने पास जो बचेगा, और इस सब को भी उधर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो ये जो कंडीशन बन गया दैट इज ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस में एफ स्क्वायर माइनस में बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन। इसको याद रख लेना है, रिमेंबर दिस। अब इसको तो ठीक है ऐसे भी याद रख सकते हो, चाहे यही जो एक्सप्रेशन है इसको डेल्टा भी बोलते हैं। डेल्टा का एक्सप्रेशन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर बात करें तो डायगोनली ए बी सी रख दीजिए और यहाँ पे f, यहाँ से g, यहाँ से h, इसके सामने ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये सिमेट्रिक होने के कारण यहाँ पे h है तो यहाँ भी h आएगा, यहाँ पे g है तो यहाँ भी g आएगा, यहाँ पे f है तो यहाँ भी f आएगा।
इसको ओपन करो, ये सेम कंडीशन देगा निकाल के। दोनों फॉर्म में याद रखो, डायरेक्ट भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। रिमेंबर दिस, याद रखने में कोई ज़्यादा कष्ट नहीं है। डायगोनली ABC प्लेस कर देना और यहाँ से स्टार्ट करना है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में FGH, दिस इज FGH, FGH। बाकी सिमेट्रिक होने के कारण F तो F, G तो G, H तो H। ओपन करो, ये सेम कंडीशन मिल जाएगा। तो ये चीज़ मुझे याद रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है, चलो अब मैं क्रक्स पे बात करता हूँ। क्या याद रखना है इस पूरे रामायण में, क्या क्या हमें याद रखना है जो हमें हेल्प करेगा, वो चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक चीज़ और, जब मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा था, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया था ना निकल के, जैसे अंदर में जो मसाला था, एच स्क्वायर माइनस में AB इंटू समथिंग वाई स्क्वायर समथिंग कुछ कुछ y और बाकी का टर्म आया था ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब मेंटेन रहेगा, तो वो जब मेंटेन रहेगा जब एच स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तभी ये पहला कंडीशन यही होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स होल्ड करने के लिए। एच स्क्वायर माइनस AB पहला कंडीशन ये है, तब दूसरा कंडीशन उसके बाद ये है ना। ये दोनों जनरली ये सेटिस्फाइड रहता है, इसमें पंगा आता है। तो खैर छोटा सा कंडीशन है, चेक कर सकते हैं हम, नहीं तो कुछ क्रिटिकल टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं ना कॉन्सेप्चुअली अगर देखें, तो ये दोनों ही कंडीशन होल्ड करने चाहिए। बहुत सारे किताब में डायरेक्टली यही लिखा रहता है, लेकिन वो गलत है, ये कंडीशन नहीं लिखा, बहुत कम ही लोग को पता है ये, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना। चलो भाई, अब पूरे रामायण को हम ना एक लाइन में समेटते हैं। तो यहाँ से जो एक बार मैं फिर से लेता हूँ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर से वही बात, कांस्टेंट है क्या क्या, a है, b है और c है, और फिर यहाँ पे f है, g है और ये h है। तो 6 कांस्टेंट पे क्या कंडीशन होने चाहिए कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कंडीशन फिर से लिखता हूँ, डेल्टा इक्वल टू दैट इज ABC प्लस 2FGH माइनस में एफ स्क्वायर माइनस में BG स्क्वायर माइनस में CH स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब इसी एक्सप्रेशन को अगर लिखना हो डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो डेल्टा इक्वल टू डायगोनली ABC प्लेस कर देंगे, A, B और C, और यहाँ पे क्या आएगा, B के सामने F, यहाँ पे क्या आएगा, G आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, ये यहाँ पे फिर क्या आएगा, H आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, F आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, G आएगा। डायगोनली ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, मतलब ये इस तरीके मिरर इमेज दिखना चाहिए डायगोनल के अराउंड। तो ये जो वैल्यू है इसको एक्सपेंड करेंगे सेम ही आता है। हमें इस फॉर्म में भी याद रखना है और इस फॉर्म में, दोनों में ही याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना भैया, याद रखना है। अब ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए दोनों एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, ये भी और ये भी। ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये नहीं लिखा तो ये क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, ये इस टॉपिक है, ये उस टॉपिक है। आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं, जिससे आप करना चाहो वैसे करो। तो ये जो डेरिवेशन था वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक से निकल के आता है, समझने में आसानी रहता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। साथ साथ एक चीज़ और याद रखना कि ये पहला कंडीशन थोड़ा सा छोटा सा बात है, एच स्क्वायर माइनस AB शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एच स्क्वायर का वैल्यू AB के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी ब्रेक होगा, नहीं तो ब्रेक नहीं होगा। पहला कंडीशन वही है। तो जनरली ये सेटिस्फाइड ही रहता है, कोई झमेला नहीं होता, बाकी प्रॉब्लम यहाँ पे फंसता है। तो एक एग्जाम्पल छोटा सा कर लेते हैं, बाकी मैं अगले टर्न पे और भी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूँगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मेरे पास डेटा सेट कुछ लिखा हुआ है, छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं कि ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस में m, या f ऑफ xy लिख देता हूँ, प्लस में my mxy, m टाइम्स में xy प्लस 3y स्क्वायर
प्लस ऑफ 5y और ये माइनस ऑफ 2 है। एफ ऑफ एक्स वाई ये लिखा हुआ है। तो एक्स वाई में यहाँ पे देख सकते हो जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन लिखा हुआ है। तो क्या क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ m, रियल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच f of xy can be factorized into two linear factors, लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज होंगे, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले जो 6 कांस्टेंट है वो निकालना होगा। तो उसके लिए हमें कंपेयर कराने होंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस ऑफ c। इससे कंपेयर कराएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे a, तो a का वैल्यू 2 आ गया। a b c का वैल्यू लिखूंगा मैं। फिर यहाँ पे f g और h का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना भैया। तो b क्या था, b क्या है यहाँ पे, y स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 3 है। तो b इक्वल टू 3। c क्या है, c यहाँ पे -2 है। तो c इक्वल टू -2। f क्या है, f y का कोफिशिएंट है 2f। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 5। तो 2f इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से f का जो वैल्यू है दैट इज 5/2 आ जाएगा। नाउ g का जो वैल्यू है दैट इज, x का कोफिशिएंट 2g है। तो 2g का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं इस एक्सप्रेशन में, तो g का वैल्यू 0 हो जाएगा। नाउ h यहाँ पे x y कोफिशिएंट 2h है। तो 2h इक्वल टू m है। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, m/2 आ जाएगा, है ना। अब वही कंडीशन है, उसमें पुटअप कर देंगे, निकल के आ जाएगा। मैं रख रहा हूँ एक्सप्रेशन में दैट इज abc प्लस 2fgh प्लस में abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ऑफ ch स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लाई कर लेंगे दैट इज -12 आएगा प्लस में 2 इंटू f का वैल्यू है 5/2 और यहाँ पे g का जो वैल्यू है दैट इज 0 है और h का जो वैल्यू है दैट इज m/2 है। तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वैसे 0 हो जाएगा। माइनस af स्क्वायर -4 इंटू f का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25/4 माइनस bg स्क्वायर। तो 3 इंटू जी का वैल्यू तो 0 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ch स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 इंटू h स्क्वायर दैट इज m²/4 आएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है अपने पास 0 आएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस में 12 -20 -25/4 -25 और दैट इज इक्वल टू प्लस m² कितना है 2 है इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके m का वैल्यू निकल के आ जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, आगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं एरर भी आ सकता है। बाकी कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट इतना ही है भैया, इसमें कुछ खास नहीं है, इतना ही है कॉन्सेप्ट। तो चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, आप आंसर निकाल लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।